अंधेरे में रोशनी प्रियंका। अंधेरे में रोशनी प्रियंका गांधी। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, जुमला नहीं, बल्कि रायबरेली अमेठी में मुस्तैद प्रियंका गांधी बिना माइक के, बिना रोशनी के जब खड़ी हो जाती हैं, तब भी नुक्कड़ पर, चौक चौराहे पर जबरदस्त भीड़ उठ जाती है, भीड़ जुट जाती है। और क्या नज़ारा होता है, कैसे बात होती है, कैसे इंटरेक्शन होता है, इस पर हम आपका ध्यान दिलाएंगे कि कैसे वो चुनावी फिजा को बदल रही है। और चौथे चरण में मजबूत बीजेपी क्यों कमज़ोर दिख रही है, किस लिए आ, रक्षात्मक चुनाव लड़ रही है बीजेपी, हताश हो गई है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिशंकर जोशी जी, देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले, ऐसे तो चौथे चरण का चुनाव है, उस पर हम आएंगे, कहाँ कब किस चरण में कितना, और लेकिन हम शुरुआत करना चाहते हैं प्रियंका गांधी से। प्रियंका गांधी की का एक ऐसा विजुअल आया है, एक ऐसा दृश्य आया है जो आपको सोचने को मजबूर कर देगा। किसी भी नुक्कड़ पर खड़े होकर बोलने लगना बिना तैयारी के, और फिर उसका एक बड़ी सभा में तब्दील हो जाना, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं होती। हाथ में कोई माइक नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन लोग उन्हें मोबाइल से रोशनी करके पूरा उजाला कर दिया। और प्रियंका गांधी यूं ही खुले कंठ से आवाज़ लगाने लगी, बोलने लगी, बताने लगी, वो इंदिरा गांधी का वास्ता देना कि आपने तो इंदिरा गांधी जी को भी सबक सिखाया था, लेकिन उससे हमने सीखा, हमने वापसी की। और इस तरीके से ये संदेश सिर्फ रायबरेली के लोगों को नहीं है, ये संदेश पूरे देश के लोगों को है कि हमें, यानी कांग्रेस को, जो सबक सिखाया है जनता ने, उससे सबक सीख कर कांग्रेस दोबारा जनता के पास खड़ी है और अपनी गलतियां सुधारने के लिए तत्पर है, तैयार है। ये संदेश देती दिख रही हैं। मैं सबसे पहले उसी बाइट को सुनाऊंगा, उसके बाद फिर बात होगी। अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ आप खुद खड़े हुए, क्योंकि आपकी यहाँ की परंपरा रही है कि आप जागरूक हो, और कि आपने हमेशा इस देश की राजनीति की दिशा दिखाई है और बनाई है। जब आपको कुछ ऐसा लगा कि किसी की नीति गलत है, तो आपने इंदिरा जी जैसी हस्ती को, जो प्रधानमंत्री थी, उनको भी आपने दंड दिया और उनको भी आपने हराया। ये आपकी परंपरा रही है। इंदिरा जी ने आपसे सीखा, जब आपने हराया नाराज नहीं हुई, जब आपने हराया आप पे गुस्सा नहीं निकाला जैसे आजकल नेता करते हैं। उन्होंने कहा कि जनता कुछ कह रही है, मुझसे गलती हुई है तो मुझे सीखना है, मुझे सुधरना है। और उसके बाद 3 साल बाद जब फिर से चुनाव लड़ने आई, अपनी गलतियों को समझकर, तो आपने उनको फिर से जिताया। अपने आप, क्योंकि हर समय पे आपने इस देश को सही बात सिखाई है और सिखाई है। आज इस देश में जो सरकार है, उसने आपको पूरी तरह से नकारा है। आज जो प्रधानमंत्री है, वो सबसे बड़े कायर है इस देश के। उनसे कोई सवाल पूछता है
वो उसे दबाने की कोशिश करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, संसद से निकालते हैं। हिम्मत नहीं है लड़ने की और कट चुके हैं जनता से। आज जो संघर्ष आप कर रहे हैं, जो आपका जीवन है, जो जिन समस्याओं का सामना आप हर रोज कर रहे हो, महंगाई इतनी है कि मेरी बहनें दुकान जाती हैं खाली हाथ लौटाती हैं। महंगाई इतनी है कि घर पे किसी का इलाज करना पड़ता है तो घबराहट होती है कि पैसे कहां से आएंगे। आज किसान गरीबी की दलदल में फंसा हुआ है। हर सामान जो खेती के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है उस पे जीएसटी लगी हुई है। हर सामान महंगा होता है। ये थोड़ा लंबा भाषण है, हो सकता है हम बीच में और आगे दिखलाएं, लेकिन इसका जो टेम्पो है, टेम्पो वर्ड बहुत पॉपुलर हो रहा है आज के दिनों में, टेम्पो। तो प्रियंका गांधी के भाषण का जो टेम्पो है, वो टेम्पो जनता को अखिलेश यादव से भी एक कंपनाई कर रहा है, जोड़ रहा है। और मैं हरिशंकर जोशी जी आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले प्रियंका गांधी का ये टेम्पो, पूरे चुनाव का ये टेम्पो, ऐसा टेम्पो कभी आपने देखा था क्या? हाँ सर, वो टेम्पो का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे थे कि वो पैसा जो है टेम्पो में भर भर के आता था। आप उस टेम्पो की तो बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं सर। तो प्रियंका गांधी जी जो है, उनका तो टेम्पो हमेशा हाई रहता है। वो जहां जाती हैं, जहां खड़ी हो जाती हैं, वहां से कारवां शुरू हो जाता है और लोग सुनने के लिए आते हैं प्रियंका गांधी को। और प्रियंका गांधी बहुत अच्छे से लोगों के साथ कनेक्ट करती हैं। और देखा जाए तो इस पूरे 24 के लोकसभा चुनावों का जो केंद्र बिंदु है वो प्रियंका गांधी बन गई है। प्रियंका गांधी ने इन दिनों अमेठी और रायबरेली में डेरा डाल रखा है। ये अमेठी और रायबरेली में प्रियंका गांधी ने इस कदर वहां पर मोबिलाइज किया है लोगों को, इस कदर उन्होंने लोगों को प्रेरित किया है कि वो जहां खड़ी हो जाती हैं, भीड़ मिनटों में जुट जाती है। बिना प्रोग्राम के भी अगर वो कहीं पर गई हैं तो वहां भी लोग हुजूम मतलब इकट्ठा हो गया है। प्रियंका गांधी का टेम्पो निश्चित तौर पर हाई है और प्रियंका गांधी की बात लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। और प्रियंका गांधी ने अगर अपनी बात को कहा, कोई बात कहती है तो उसका वो भीड़ रेस्पॉन्स करती है। आपने देखा, अंधेरे में प्रियंका खड़ी हो गई और रोशनी हो गई, वहां पर उजाला हो गया, लोगों ने अपने मोबाइल खोल दिए, जो साधन जिसके पास था, तो अंधेरे में भी वो चमक रही हैं। वो एक ऐसा सितारा बन गई है कांग्रेस का कि जो आने वाला भविष्य जो है वो कांग्रेस प्रियंका गांधी में भी देख सकती है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी की लोकप्रियता कम नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी का अपना एक खास अंदाज है और उनका ये खास अंदाज उनको ऊपर ले गया है, काफी ऊपर ले गया है और जनता के दिलों में राज कर रही है वो। तो आप ये जो भीड़ है जो आपने दिखाया, उसमें साफ दिखाई देता है कि प्रियंका गांधी की लोकप्रियता कितनी ज्यादा बढ़ रही है। जी प्रेम जी। जी, मैं इसी बारे में लेना चाहता हूं प्रतिक्रिया संजीव कौशिक जी से। जिस टेम्पो की चर्चा हरि जी के मुंह से निकली, जो टेम्पो से काला धन बोरा भर भर करके अंबानी अडानी राहुल गांधी को भेज रहे हैं, और जिस टेम्पो को रोक नहीं पा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, काला धन भी है, काला धन को बांटने वाला भी है, काला धन को लेने वाला भी है, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि चुप्पी जो है राहुल गांधी की, उस चुप्पी के पीछे काला धन है। अव्वल तो चुप्पी है या नहीं है,
यही बड़ा सवाल है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को लगता है कि हम बोल देंगे चुप्पी है तो देश समझ लेगा चुप्पी है, हम कह देंगे कि काला धन लिया और दिया जा रहा है तो देश समझ लेगा ऐसा ही है। तो इस झूठ से लड़ने का जो तरीका, जो उस टेम्पो से लड़ने का, काला धन वाला टेम्पो, उससे लड़ने का जो तरीका प्रियंका गांधी ने दिखाया है, इस तरीके का भी कोई जवाब, कोई तोड़ है भारतीय जनता पार्टी के पास? संजीव कौशिक। प्रेम कुमार जी, काले मन से काले धन को कैसे ला पाएंगे? जब मन ही काला हो गया हो लाने वाले की, नियत ही काली हो गई हो, तो कहां से ले आ पाएंगे? कल हम किसी चैनल पर थे और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी साथ में थी, महिला थी, उनसे भी यही सवाल पूछा गया कि इस तरह से प्रधानमंत्री जी आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने फहरिस्त निकाली और बताया कि पिछले 7 दिनों में 130 बार अडानी अंबानी के रिश्ते को लेकर प्रधानमंत्री को घेरने का प्रयास किया और उन्होंने भरे मंच से ये बात कही है। फिर भी देश के प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि जब वो झूठ बोलते हैं तो उनके चेहरे पर और तेज और दिव्य आभा मंडल चमकने लगता है। बड़ी आसानी से कैसे वो बोल लेते हैं, ये सबके बस की बात नहीं है। मुद्दों को कैसे वो डाइवर्ट करते हैं, ये भी सबके बस की बात नहीं है। पिछले 3 बारों से जो 3 चरण के चुनाव हुए, तीनों चरण में जिस तरह से अकाल पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कि किस मुद्दे को लाए और कैसे परिवर्तन होता हुआ दिखे या अपने मजबूती कैसे कायम करे, कुछ दिखाई नहीं। जो भी हो सारे प्रयोगशाला में प्रयोग किए जा रहे हैं। मंगलसूत्र देख लिया गया, हिंदू मुसलमान कर लिया गया, 400 पार कर लिया गया। कल से लगातार वो एक सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट को लेकर के लगातार, और एकदम झूठ, जो बात कही गई है उससे इतर वो भरे मंच से कहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को अफ्रीकन बोला गया है। अब लीजिए, अब कर लीजिए बात। मैंने कहा चैनल पर कि आप दिखाइए कि किस स्टेटमेंट में सैम पित्रोदा ने ये कहा। तो नहीं, काले को वो कह रहे हैं इसलिए द्रौपदी मुर्मू को कह रहे हैं। वो इस हद तक की राजनीति, इतने निचले स्तर की राजनीति, लगातार झूठ पर झूठ, और वो पूरे बोल रहे कि हमें गाली दे लो लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को गाली नहीं। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। मुद्दों का अकाल पड़ा हुआ है, झूठ, लगातार झूठ। अब उन्हें लग रहा है कि हमें अडानी अंबानी के ऊपर चर्चा करके इनको, जी मगर हमें गाली दे दो, ऐसा भी तो चलता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी से शिकायत करने आ जाते हैं। आपको याद है कर्नाटक चुनाव में उन्होंने कहा मुझे 92 बार गालियां दी गई। जी जोशी जी कुछ बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो बहुत अजीबोगरीब बात करते हैं, और अजीबोगरीब मैं बहुत सभ्य भाषा में कह रहा हूं, दर्शक अपने आप समझ लेंगे। उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर वाले मामले में जब उन्होंने महात्मा गांधी के विषय में अनर्गल प्रलाप किया था और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया था, उनके बारे में आप शब्द कहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं कभी प्रज्ञा ठाकुर को माफ नहीं करूंगा। क्या किया उन्होंने? आपको कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी को कभी माफ नहीं कर, शहजादे को कभी माफ नहीं करूंगा। ये कोई बात है? किसको माफ करेंगे आप? माफी तो आपको पूरे देश से मांगनी चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर संसद में बनी रही, वो पार्टी में बनी रही, और आपने ये कह के इतनी कर ली कि साहब मैं कभी उन्हें माफ नहीं करूंगा। माफी क्या होती है? माफ करना था तो माफ नहीं करना था तो आपको उन्हें संसद से हटा देना चाहिए था, आपको उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए था, निष्कासित कर देना चाहिए था, एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए था। लेकिन आपने कोई आदर्श तो प्रस्तुत किया नहीं। आप समय समय पर आपका तकिया कलाम हो गया, मैं जीवन में उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मित्रों, तो ये क्या है? ये सब ढकोसला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो पब्लिक का ध्यान मूल समस्याओं से हटाना चाहते हैं। मूल बात ये है, वो महंगाई से, बेरोजगारी से, अग्निवीर से, विकास से और तमाम अपनी असफलताओं से वो कभी अफ्रीका पर चले जाएंगे, कभी पाकिस्तान पर चले जाएंगे, कभी कहीं चले जाएंगे। वो मणिपुर का माँ नहीं बोलेंगे, चाइना का चा नहीं बोलेंगे, लद्दाख का ला नहीं बोलेंगे। तो ये स्थिति हो गई है राहुल गांधी। जोशी जी आएंगे आपके पास। संजीव कौशिक जी, देखिए भाग गए। संजीव कौशिक जी भाग गए, मतलब इंटरनेट गड़बड़ा जाता है। तो चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, कुछ हम बीच में इंटरवीन करते हैं। अब आप नया प्रश्न पूछिए सर, तब बात पूरी होगी। वो तो बात वहीं खत्म हो रही थी। हाँ, नया प्रश्न पूछने से पहले हम एक और बात कहना चाहते हैं।
वो भी विजुअल की बात है, वो राजनीति की नहीं, क्रिकेट की बात है। और क्रिकेट की बात हम राजनीति में जोड़ रहे हैं क्योंकि जुड़ रहा है, मैं नहीं जोड़ रहा। क्रिकेट में एक दृश्य बहुत चल रहा है, आप वो दृश्य चल रहा है कि जो लखनऊ वाली टीम है आईपीएल की, उसके जो कप्तान है केएल राहुल को उस टीम के मालिक संजीव गोयनका सरेआम बेइज्जत कर रहे हैं। इसलिए बेइज्जत कर रहे हैं क्योंकि वो आईपीएल का मैच बुरी तरह से हार गए थे। तो हरि जी, जब आईपीएल में पहली बार जब खरीद बिक्री शुरू हुई थी ना खिलाड़ियों की, तभी से मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया। जब हमने देखा कि हमारा अजीज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को कोई खरीद रहा है, तो हमने सोचा ये तो गुलाम हो गया, देश के लिए क्या खेलेगा। तब लोगों ने मुझसे कहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, तो सब लोग है, एक फॉर्मेट है, इसमें खरीदने और गुलाम और नौकर वाली बात नहीं है। लेकिन मेरी बात इस दृश्य को देखकर सच होती दिख रही है। अरे केएल राहुल को पैदा क्या संजीव गोयनका ने किया है? मतलब खेल के टर्म्स में कह रहा हूं, एक खिलाड़ी जब पैदा लेता है तो हिंदुस्तान का संसाधन, हिंदुस्तान की ट्रेनिंग, हिंदुस्तान की क्रिकेट की आबो हवा, सब कुछ उसमें शामिल होती है। इस क्रिकेट को देखकर हर परिवार में, हर घर का बच्चा क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहता है। ये आबो हवा होती है। किसी संजीव गोयनका की वजह से ये क्रिकेट खिलाड़ी नहीं बनते। लेकिन देखिए आप कि कैसे वो हमारे खिलाड़ी को बेइज्जत कर रहे हैं, पहले वो हम दिखा। And you know, the emotions are rolled over. You always feel that these conversations should be happening behind closed doors because there's so many cameras around these stadiums. They miss nothing. And you know, Cal Rahul's now got to go to press conferences and various other things and probably potentially explain what's being discussed here. Yeah, he's done well, hasn't he, to keep us cool here. I think you're bang on. इस पर कमेंटेटर कह रहे हैं कि केएल राहुल को आगे कभी खेलना नहीं चाहिए, ऐसे विदेश के कमेंटेटर बोल रहे हैं। तो हमारे देश का ये मतलब, जो जय शाह के हाथ में पूरा क्रिकेट है, अमित शाह के बेटे जय शाह के हाथ में पूरा क्रिकेट है, उसने क्रिकेट को क्या बना दिया है? नौकर मालिक का खेल बना दिया है। एक व्यक्ति राजनीति को नौकर मालिक बना रखा है और दूसरा क्रिकेट को नौकर मालिक बना रखा है। पूरे क्रिकेट की जिस तरह से बेइज्जती हुई है, क्रिकेट खिलाड़ियों की बेइज्जती हुई है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। हरि जोशी जी, पहले आप प्रतिक्रिया दे, थोड़ी छोटी में रखेंगे, फिर संजीव कौशिक जी के पास। जी देखिए, इसमें क्रिकेट और के राहुल पर आप जो बात कर रहे हैं, गुलाम बना दिया संजीव गोयनका, किस तरीके से फटकार रहे हैं, ये तो बहुत छोटी बात है। इस पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है प्रेम जी। देश गुलाम हो गया है, देश को दो उद्योगपतियों का गुलाम बना दिया है साहिब ने। चर्चा उस पर कीजिए। देश जो है वो साहिब नहीं चला रहे हैं, देश साहिब तो मतलब केएल राहुल हैं। आप इसको इस नजरिए से देखिए, जिस तरीके से नीलामियां हो रही हैं और नीलामी प्रथा शुरू हुई क्रिकेट में, वो अब राजनीति में भी है। उन्होंने एक मोटी डील की, मोटा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से, या किन किन माध्यमों से कितना कितना पैसा लिया कौन जानता है। चुनावी बॉन्ड का पैसा तो सामने आ गया। ये देश जो गुलाम हो गया है, गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं, कॉर्पोरेट की गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं और आम आदमी के गला घोट रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, क्रिकेट और ये आईपीएल ये तो दिग्भ्रमित करने का एक तरीका है। लोग इसमें उलझे रहे हैं। आप देखिए, आईपीएल उसी वक्त शुरू हुआ है जब चुनाव शुरू हुए हैं। बहुत ही अजीबोगरीब स्थितियां हैं देश की। जी प्रेम जी। जी संजीव जी, आप क्या कहेंगे? क्रिकेट जो होता है, क्रिकेट इस देश का बहुत बड़ा खेल है। लोग एक तरह से क्रिकेटर को भगवान की तरह पूजते हैं। भारत रत्न हमने दिया है अपने क्रिकेटर को, कभी इस तरह से नहीं दिया गया था, भारत रत्न दिया है। और वहां पर क्रिकेट सो कॉल्ड आदमी खिलाड़ी का मालिक, खेल का मालिक बना हुआ, जिसने कभी क्रिकेट से इसका कोई लेना देना नहीं, कारोबार करने आया क्रिकेट में, और हमारे खिलाड़ी का पूरे सरेआम बेइज्जती कर रहा है। जी प्रेम कुमार जी, क्रिकेट हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद क्रिकेट जिस जगह पे है हिंदुस्तान में और विश्व के उन तमाम देशों में,
बेहद लोकप्रिय खेल रहा है और लोग बड़े शौक से इसको देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, बूढ़े और जवान भी देखते हैं। यह बात भी सही है कि धीरे धीरे क्रिकेट का फॉर्म बदला। हम लोग टेस्ट देखने वाले लोगों में से हैं कि टेस्ट देखते थे तो क्या रुचि होती थी और क्या शानदार तरीके से कहा जाता था कि प्लेयर आया और दीवार के जैसे खड़ा हो गया और लगातार दिन भर खेलता रहा, 2 दिन तक खेलता रहा, आउट नहीं हुआ, रन बन उसको आउट करने की सारी जुगत लगाई जाती रही। उसके बाद वनडे क्रिकेट वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, थोड़ा सा और उससे आगे 2 कदम बढ़े तो उसके बाद में T20 आया, वो धनाधन मारने वाला आया, बच्चों में बहुत ज्यादा उत्साह और देखने में बड़ा कम समय में नतीजे निकलने वाले वो मैच थे। लेकिन ये जो IPL जिसके बारे में कह रहे हैं, ये बिल्कुल व्यवसाय है ये, और सट्टा बाजार के द्वारा नियंत्रित एक ऐसा व्यवसाय है जिस पर लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। इसमें जुआ खेला जाता है। वो क्रिकेटर उसी जो लोग खरीदने वाले लोग हैं, अलग अलग टीमों के नाम से टीमें बनाई जाती है। लगातार आपको पता नहीं आपके मोबाइल पे मैसेज आता है या नहीं आता है कि आप टीम बनाए, पैसे लगाए, इसमें बहुत सारे लाखों लोग बर्बाद हो गए। इसमें कुछ लोगों को मिला, करोड़ों रुपए मिले कुछ लोगों को, और उसके नाम पर वो जुआ खेलना शुरू कर दिए। तो ये एक सट्टा बाजार में किया हुआ कारोबार है, और उसमें खिलाड़ियों की बोली जो आप कह रहे हैं ना, सच बात यह है कि जिस दिन से आपने देखना शुरू बंद कर दिया, वैसे ही जब से ये फॉर्मेट आया, ये IPL वाला, उस दिन से क्रिकेट देखना हमने भी बंद कर दिया। बिल्कुल रुचि नहीं होती। हमने जो क्रिकेट देखा है वो किसी एक टीम से लगाव की वजह से क्रिकेट देखा है, एक राष्ट्रीयता की भावना से देखा है। हमारी टीम हार भी जाए तो हम ये सोचते थे कि हमारा पड़ोसी मुल्क यदि जीत जाता है तो उसके लिए हम जश्न मनाते थे। हम किसी एक प्रतिद्वंदी टीम को मान के चलते थे कि इसको हराना है, बहुत मजबूत है। लेकिन ये तो समझ में ही नहीं आता कि IPL में आप ताली किसके लिए बजाएंगे, रोएंगे किसके लिए, टीम के मालिक के बधुआ बन के बजाएंगे। अपने ही देश का प्लेयर अपने ही देश के अगेंस्ट में खेल रहा है और दूसरे देश का प्लेयर हमारे देश के प्लेयर को पीट रहा है और उसमें हम ताली बजाएं। तो ये बिल्कुल रूप से व्यवसाय है सट्टा बाजार के द्वारा, और अकूत संपत्ति है, इसमें पैसे की कमी नहीं है और ये लगातार चलता रहेगा जिन लोगों के हाथ में है। अब किसके हाथ में है ये कहने की जरूरत नहीं है। इतने बड़े व्यवसायिक खेल पे एक तरह से कब्जा कर लिया गया है, और वो कब्जा मीडिया ने कुछ नहीं कहा, ये आपके किसके हाथ में कैसे हुआ, कितनी समझ है उनको इस क्रिकेट के बारे में, तो जब जो चलाने वाला है उसको ही समझ नहीं है क्रिकेट के बारे में, तो वो जिसके हाथों में बेचेगा उसको क्या समझ होगी। वो तो पैसा लगाया है, वो पैसा लगाया है, और टीम यदि हारता हुआ दिखाई दे रहा है तो निश्चित तौर पे उस तरह से झुंझुलाएगा, प्रतिक्रिया देगा। उसको न कोई सम्मान से मतलब है, न देश के सम्मान से मतलब है, न खिलाड़ी के सम्मान से मतलब है। आदमी के जैसे आप खिलाड़ी को, जानवरों के जैसे खिलाड़ियों की बोली लगा रहे हैं, उससे खरीद रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये एक बेहद शर्मनाक है। खेल की प्रतिष्ठा यदि बचाए रखनी होगी तो सबसे पहले इस फॉर्मेट को बंद करना होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बंद होने जा रहा है। हम लोग ऐसे ही चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। हमें हमारे जैसे तमाम बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमारे विचारों से सहमत होंगे, तो हो सकता है कि कुछ लोग असहमत भी होंगे, नहीं सब सहमति रखते होंगे, लेकिन ये बेहद असम्मानजनक स्थिति पैदा हो जाती है उस प्लेयर के लिए जो हमारे देश के लिए कभी खेला होता है। राष्ट्रीय स्तर पर उसकी एक चमक धमक पहचान होती है, जो एक आदर्श होता है नए खिलाड़ियों के लिए। जी कौशिक जी, एक बार फिर से हम लौटते हैं राजनीति के मैदान में, और चौथे चरण का जो चुनाव होने वाला है वो हम स्क्रीन पर रखते हैं कि कहाँ कितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। देखिए, बिहार में 5 सीटों पर चुनाव होगा, झारखंड में 4, मध्य प्रदेश में 8, महाराष्ट्र में 11, उड़ीसा में 4, तेलंगाना 17, आंध्र प्रदेश 25, उत्तर प्रदेश 13, पश्चिम बंगाल 8, जम्मू कश्मीर 1, कुल 96 सीटों पर और 10 राज्यों में ये चुनाव होंगे। देखा जाए तो दक्षिण में तेलंगाना में 17 सीटों पर चुनाव होंगे, उस प्रदेश का पूरा चुनाव निपट जाएगा। आंध्र प्रदेश में 25 पर होंगे, पूरा चुनाव निपट जाएगा। ये स्थिति है। इसके अलावा आप देखेंगे मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर होगा, लगभग चुनाव निपट जाएगा। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि 1-2 सीटें बाकी रहेंगी या कंप्लीट हो जाएगा। और आप देखेंगे कई प्रदेश का चुनाव निपट भी चुका है, आधे से ज्यादा सीटों पर देश में चुनाव हो चुके हैं। और उसके बाद जो हालात हैं इसमें जो स्थिति बन रही है वो सत्ताधारी दल के लिए परेशान करने वाली बन रही है, सत्ता से बाहर होने की स्थिति दिख रही है। और इसी कारण से ये चुनाव महत्वपूर्ण है। और चौथा चरण पर हम थोड़ा आते हैं कि चौथा चरण क्यों महत्वपूर्ण है। चौथे चरण में जो 96 सीटें आप देख रहे हैं, इन 96 सीटों में बीजेपी
का बहुत स्ट्रांग होल्ड है, लगभग 44-45 सीटों पर तो उसको जिसको स्ट्रांग होल्ड बोलते हैं या वो है, बीजेपी की पकड़ मजबूत है। और लगभग कांग्रेस है तो कांग्रेस की लगभग 15 सीटों पर है स्ट्रांग होल्ड माना जाता है इस चुनाव पूरे देश में। लेकिन जो रीजनल फोर्सेस हैं जैसे बीआरएस है या पहले टीआरएस होता था, उनका पहले स्ट्रांग होल्ड था। इस बार जो चुनाव में फर्क आएगा वो है कि टीआरएस जो तेलंगाना में है उसकी जगह पे कांग्रेस अपनी संख्या बढ़ाएगी, यानी कांग्रेस के मजबूत होने के आसार हैं। आंध्र प्रदेश में टीडीपी गठबंधन के मजबूत होने के आसार दिख रहे हैं, बराबरी की टक्कर दिख रही है, तो वहां बीजेपी को या एनडीए को फायदा होता दिख सकता है। लेकिन बाकी प्रदेशों में जो चुनाव है, जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश का महत्व काफी बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। और जोशी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की बात को लेकर कि तीसरा चरण भी चुनाव बीता है, 10 में से 8 सीटें थी बीजेपी के पास, और 8 में से जो 2 सीटें मैनपुरी और संभल की थी, समाजवादी पार्टी लगता है बचा ले जाएगी। इसके अलावा फिरोजाबाद, इसके अलावा बरेली, फतेहपुर सीकरी, ऐसी कई सीटें हैं जहां इंडिया गठबंधन बीजेपी से सीटें छीनती दिख रही हैं। और अगर ऐसा हुआ तो हम आपको ये भी दिखाना चाहते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी सीटें जहां चुनाव होना बाकी है। ये तो दूसरे प्रदेश का है, मैं उत्तर प्रदेश बताऊं तो शाहजहांपुर है, खेरी है, खीरी लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच, ये सारी सीटें हैं। तो इन सीटों पर आप देखेंगे कि बीजेपी के लिए खास तौर से मुश्किल आने वाली है। और क्या मुश्किल आने वाली, पहले हम आप ही से समझते हैं तीसरे चरण को देखते हुए चौथे चरण में। जी देखिए, चौथे चरण में 2 सीट बड़ी इस वक्त सबकी नजरों में है। एक सीट लखीमपुर खीरी की है। आपको याद होगा लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था, किसानों के ऊपर, किसानों को कुचल दिया था, तो वहां से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टैनी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सीट पर सबकी निगाहें हैं। ये देखना चाहते हैं कि जिस जगह पर 2 बार संसद पहुंच चुके हैं अजय मिश्रा, वो तीसरी बार उनका क्या हश्र होता है, क्योंकि किसानों के ऊपर उनके साहबजादे ने जिस तरीके से गाड़ियां चढ़ा दी थी, उन्हें रोन दिया था। तो ये सीट हॉट बनी हुई है और यहाँ से उत्कर्ष वर्मा जो है वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो इस सीट पर, ये सीट 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के पास में रही है और टैनी जीतते रहे हैं, बाहुबली हैं। तो अभी देखना ये होगा कि किसान जीतते हैं या बाहुबली जीतता है, क्या स्थिति रहती है, चुनाव कितना निष्पक्ष होता है। जिस तरीके से देखा आपने संभल में, बदायूं में, किस तरीके से उन्होंने कराने की कोशिश की, पुलिस फोर्स से मतदाताओं को भगाने की तस्वीरें आई, उन्हें वहां से मतदान केंद्रों से खदेड़ने की जो तस्वीरें आई, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर टैनी को झटका लग सकता है। वहां पर ये सभी लोगों की निगाहें लेकिन टैनी के बाहुबल पर हैं। और दूसरी जो सीट है वो कन्नौज की है। कन्नौज से पार्टी के, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश इस सीट पर 12 साल बाद लौटे हैं कन्नौज पर। कन्नौज से उनका खास लगाव है और यहाँ पर मुकाबला में एक पेच ही है कि बसपा ने इमरान को ही है, इमरान बिन जफर, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। और वो ये जो चुनाव में बसपा ने जो चौथे चरण के बाद से अपने टिकटों में बदलाव किया है,
वो यहाँ पर देखना होगा। हालांकि एक ट्रेंड साफ नजर आ रहा है कि जहां पर बसपा का प्रत्याशी जीत सकता था मुस्लिम वोटों के मिलने से, वहां इस बार मुस्लिमों ने बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया है। और ये जो ट्रेंड है ये पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, देश भर में देखने को मिला है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ मुस्लिम मतदाता आ गया है। तो मायावती की वहां पर ये कोशिश है कि किसी तरीके से, मायावती की कोशिश नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि किसी तरीके से वहां से ये कर दिया जाए, मामला सेट कर दिया जाए, और मुस्लिम वोट अगर थोड़ा सा कट जाए तो उनका जो प्रत्याशी है वहां से सुब्रत पाठक, लेकिन सुब्रत पाठक चुनावी मैदान में अभी अखिलेश के सामने बहुत बौने हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं। तो एक ही सीट का, कन्नौज की सीट का इस बार भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना बिल्कुल लगभग तय है। ये 2 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जिन पर सबकी नजरें हैं। वैसे तो 13 सीटों पर चुनाव है, उसमें अभी देखना होगा कि सहारनपुर है, वो शाहजहांपुर है, खीरी है, धरोहरा है, सीतापुर है, हरदोई है, मिश्रिक जो है वो सुरक्षित सीट है, उन्नाव है, फर्रुखाबाद है, इटावा है, और कन्नौज कानपुर है। कानपुर का तो बड़ा मजेदार किस्सा है। कानपुर में एक अजनबी व्यक्ति है जिसको उन्होंने टिकट दे दिया, जिसे कानपुर के लोग पहचानते ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं पहचानते हैं उस व्यक्ति को। वो जब ये जा रहा था जोशी जी की, जब वो ट्रेन से उतरे तो माला किसी और को पहना दिया बीजेपी समर्थकों ने, ये जानकर कि रमेश अवस्थी यही है, हमारे उम्मीदवार यही हैं, यही नेता नुमा एक दूसरा व्यक्ति दिखा उसी को माला पहना दिया। तो जब सर स्थिति ये है कि पैराशूट कैंडिडेट वहां पर उतारे गए हैं, तो वहां जब पब्लिक की तो छोड़िए, वहां के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वागत करने गए लोग भी नहीं पहचाने। तो ऐसा उम्मीदवार कानपुर में लगा हुआ है। और देखिए इटावा बहुत महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ मजबूत टक्कर है, और इस बार लगभग देखिए आसान कहीं पर भी नहीं है। और खीरी और कन्नौज तो बिल्कुल एक तरफा सीटें हैं इस बार लग रहा है, लेकिन जो बाकी की सीटें हैं उन पर अकबरपुर है, बहराइच है, कन्नौज है। कन्नौज का मैंने जिक्र किया ही। तो ये सारी सीटें इस बार बहुत कड़े मुकाबले में रहेंगी, रोचक मुकाबला होगा, और भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार जितनी सीटें मिली थी उसमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। किरण जी 3 नाम लिख रही हैं, कंगना, हेमा मालिनी, अरुण गोविल। अरुण गोविल का तो की कहानी तो आप खुद ही उसी कंस्टिट्यूएंसी के हैं, तो अरुण गोविल के बारे में तो आप बता चुके हैं कि वो हार रहे हैं मेरठ से, जहां आप बैठे हुए हैं। हेमा मालिनी मथुरा में है, कहना मुश्किल है कि वो जीतेंगे कि हारेंगे, 2 तरह की बातें आ रही हैं। हेमा मालिनी का चुनाव इस बार फंस गया है। शुरुआती दौर में मैंने यहीं पर कहा था कि हेमा मालिनी वाली सीट और गाजियाबाद वाली सीट ऐसी है जो आराम से भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी, और बुलंदशहर के लिए भी मैंने यही कहा था। लेकिन ये गाजियाबाद और आपका मथुरा ये बुरी तरह से फंस गई हैं। और मथुरा का जो कैंडिडेट है वो बहुत हैंड टू माउथ कैंडिडेट है, उसके पास पैसा नहीं है, पार्टी के पास पैसा नहीं है, और वो पैदल यात्रियों की तरह घर घर जाकर उसने चुनाव प्रचार किया है। और उसने एक नया मुद्दा वहां पर उछाला है, प्रवासी बनाम ब्रजवासी। तो ब्रज का रहने वाला चाहिए या प्रवासी चाहिए, और तो इस तरीके से ये मुद्दा काफी वहां पर गरमाया है। और दूसरी एक चीज है, लगभग यही मुद्दा कंगना के भी क्षेत्र में है। कंगना को भी लोग स्थानीय नहीं मान रहे। सर कंगना को तो सर उन्होंने इसलिए खड़ा किया है ताकि बाकी जगह का ध्यान वो धीरे धीरे भटकाती रहे, क्योंकि वो जब भी अपना मुंह खोलती हैं तभी लोगों को हंसी आती है, और वो हास्यास्पद बातें कर रही हैं वहां पर। और कंगना के बारे में मेरी जो रिपोर्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के मेरे मित्रों से, तो यह कंगना बहुत बुरी तरीके से वहां से हार रही है।
जोशी जी, और तीसरी नंदलाल सर, यादव जी हेमा बहुत मालिनी का हो गया, इंटरेस्टिंग अरुण टिप्पणी कर गोविल का रही मैं हैं। बता ही चुका हूं सर कि कोई मामला नहीं है। हेमा मालिनी इस बार जी जीत जाए तो बहुत मिरेकल होगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब उनके मेकअप की लेयर्स जो हैं वो वहां से चुनाव प्रचार के दौरान उतरी हुई नजर आई है। इतना पसीना बहाना पड़ा है। और उनका असल जी जो वर्तमान 77 साल वाला रूप है ड्रीम गर्ल का, वो भी चुनाव प्रचार में लोगों ने देख लिया है। जी जी, नंदलाल यादव जी इंटरेस्टिंग टिप्पणी कर रहे हैं। 3 चरणों को राम राम, तीसरे के बाद अपने दोस्तों को चोर कहे हैं, चौथे के बाद संघ को नंगा करेंगे, 5वें चरण के बाद की भविष्यवाणी जोशी बाबा करेंगे। अरे क्या बात है, क्या बात है नंदलाल जी, धन्यवाद आपका। प्रदीप बाबू जी लिख रहे हैं, 3 चरणों में जिस तरह के रुझान आए हैं उस हिसाब से भाजपा उत्तर प्रदेश में 40 सीट जीत ले तो बड़ी बात। एक एक लिख रहे हैं कि आज टेम्पो दादा क्या फेंकेंगे, इस पर नजर रखना चाहिए, शायद ईडी पे हमला कर सकते हैं मानसिक रोगी। किरण जी लिख रही हैं, गुजरात में 2003 में विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन फरवरी 2002 में हुए गोधरा कांड और गुजरात दंगों के माहौल का राजनीतिक लाभ लेने के लिए मोदी जल्दी चुनाव कराने की कोशिश करने लगे और सीएम पद से अपना इस्तीफा दिया था। और आगे एलडी चालना जी लिख रहे हैं, कंगना का भारी विरोध है, किसान विरोध कर रहे हैं, कंगना हारेगी, मुख्य चुनाव आयोग को देश माफ नहीं करेगा, मोनू काला जी का वक्तव्य है। अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं, किरण भाई हैं बहन नहीं। अच्छा, मुझे बोलने में गलती हो जाती है, क्षमा कीजिए। असल में कुछ नाम ऐसे होते हैं ना, जैसे किरण, जैसे कंचन, तो वो लड़के का भी नाम होता है, लड़की का भी नाम होता है, तो मुझसे वो गलती हुई है, क्षमा कीजिएगा किरण जी, क्षमा कीजिएगा। ओम सिंह जी। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण जी जी कमेंट था जो छूट गया, सबसे पहले किया था सुमित कुमार जी ने। उन्होंने कहा जी 10 लाख करोड़ चंपत हो गए स्टॉक मार्केट से 2 दिनों में, संभाले नहीं संभल रहा चुनाव, शेयर और सरकार। तो जी ये जी। शेयर मार्केट जो है ये भी लगातार संकेत दे रहा है कि बयार जो है वो इस बार कहाँ बह रही है, किस तरह से बह रही है। आप शेयर और मार्केट की कह रहे हैं, सट्टा बाजार भी ऐसे ही संकेत दे रहा है, इंडिया गठबंधन सत्ता में आ रही है, बीजेपी की सत्ता जा रही है, शेयर सट्टा बाजार ऐसा कहने लगा, पहले कभी नहीं कहता था। ये भी है। मोनू काला जी कह रहे हैं, संदेश खाली के मुद्दे की पोल खुल गई है, शुभेंदु अधिकारी ने रचा था सारा का सारा खेल, आप उस पर चर्चा क्यों नहीं करते, ये कह रहे हैं। देखिए, चर्चा करने के लिए बहुत सारे विषय होते हैं और संदेश खाली निश्चित रूप से आपकी बात को हम लेकर बैठे हैं, ये भी चर्चा ही है। संदेश खाली एक ऐसा मुद्दा जिसको आर्टिफिशियली बनाया गया, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए, पूरे ममता बनर्जी सरकार को बदनाम किया गया, टीवी पे दिखाया गया, जो महिलाओं को चेहरा ढक करके बाइट ली गई। तब हमको याद है, आपको याद होगा कि ममता बनर्जी ने कहा था कि चेहरा ढक करके जिनको बोला जा रहा है वो लोकल लोग नहीं हैं। तब टीवी चैनल ने उस पर भी ममता बनर्जी की क्लास लगाई थी, कोई दूसरी महिला को सामने ला करके, और देखिए इनके आंसुओं का सच और वगैरह वगैरह, और तमाम जो उन महिलाओं को सच करार दिया गया जो ढक करके चेहरा बाइट दे रही थी। अब आज जबकि सच बातें सामने आ रही हैं, जिन्होंने केस दर्ज कराया है, आज की भी खबर में टेलीग्राफ में देख रहा था, महिला कह रही है कि हम केस वापस लेना चाहते हैं, लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दबाव है कि तुमको केस वापस नहीं लेना है। तो ये पूरा मामला जो है उलट गया है। संदेश खाली एक बना बनाया खेल बनकर के सामने आया है, जबकि जो इसके समांतर जो सच्ची घटना है कर्नाटक की, रेवन्ना की, दुबाब बेटे ने जो कारनामा किया है, 3000 से ज्यादा सेक्स वीडियोस, 400 महिलाओं का यौन शोषण, उस मामले की जानकारी रहते हुए भी प्रधानमंत्री गृह मंत्री चुप रहे और आप बेवजह ममता सरकार को बदनाम करने में लगे रहे। ये बहुत बड़ा सवाल। पश्चिम बंगाल में तो इस घटना ने बीजेपी का बंटा ढार कर दिया है।
जो लीड ले रही थी बीजेपी हिंदुत्व, कथित हिंदुत्व की भावना जगा करके कि शेख शाहजहां हिंदू महिलाओं के साथ में ऐसा करता था वैसा करता था, हिंदू मुसलमान बना रहे थे, उस मामले को अब उसकी पोल खुल गई है। रुपिंदर सिंह जी कह रहे हैं हरियाणा में बीजेपी अल्पमत में आ गई है। बिल्कुल आ गई है, सरकार राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जेजेपी कह रही है कांग्रेस को कि आप सरकार टॉपल कीजिए तो हम साथ देंगे। क्यों टॉपल करें, इसको तो सरकार को ऐसे जाने दीजिए, कोई वैकल्पिक सरकार बनाने की जरूरत नहीं है। जेजेपी के समर्थन से क्यों बनाया जाए सरकार। अब चुनाव हो और चुनाव में जीत कर आए जिसको जीत कर आना है। किरण जी नमस्कार कह रहे हैं जोशी जी को। और भारती चोपड़ा जी आई एम स्टिल स्केप्टिकल अबाउट रोल ऑफ ईवीएम। इस पर सबको संदेह है, ये बात सबको लगता है, ऐसा नहीं है कि संदेह से परे हैं चीजें। गुजराती लोग खुद कह रहे हैं कि अगर चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हो तो कांग्रेस को 15 से अधिक सीट मिलेगी गुजरात में। और एब्सोल्यूट लिख रहे हैं राम के 1 लाख वोट तो जोशी जी की वजह से कट गए। मोदी का वो तो प्रभु राम की वजह से कटे हैं, मेरी वजह से नहीं। वो तो प्रभु राम की वजह से कटे हैं, इसलिए कटे हैं कि उन्होंने रामलला को इतना सा बना दिया और खुद विशालकाय बन गए जैसे डायनासोर हो। और वो तस्वीर देखी आपने, हाथ पकड़कर उंगली पकड़कर किस तरीके से रामलला को ले जा रहे हैं वो मंदिर में प्रतिष्ठापित करने के लिए। तो राम को तो जोशी जी ने राम के आगे क्या है, तुच्छ प्राणी है। राम तो हमारे आस्था में बसते हैं, हमारे मन में बसते हैं। तो राम के साथ में इन्होंने जो छल किया है, जो प्रपंच किया है, वो सिर्फ अरुण गोविल की सीट पर ही नहीं, वो सारी सीटों पर देखने को मिल रहा है। शंकराचार्यों को जिस तरीके से इन्होंने अपमानित करने का प्रयास किया है, अपने 2-2 रुपए के ट्रोलरों से ट्रोल करवाने का धूर्तता की है, उसको आप देखिए। वो पूरे देश ने देखा है और देशवासियों के और सच्चे हिंदुओं के, सच्चे सनातनियों के मन में ये बात घर कर गई है। और इसलिए क्या कहते हैं, ये 1 लाख से हारे, 2 लाख से हारे, 10 लाख से हारे, लेकिन राम जी ने इनका भविष्य तय कर दिया है। इन राम नाम सत्य है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। तो सत्य है तो वो सत्य है, जो सत्य है वो गत्य है। जी सुधा यादव लिख रहे हैं जोशी सर उत्तर प्रदेश में साहब के लिए 80 में से एक भी सीट आसान नहीं है, यहाँ तक कि उनकी मां गंगा ने बुलाया है वाली सीट भी खतरे में फंसने वाली है। प्रियंका गांधी कल तो पहुंच गई, अगर वहां पर तो क्या होगा साहेब का सर। प्रियंका गांधी लड़े, अरविंद केजरीवाल लड़े, मल्लिकार्जुन खड़गे लड़े, कोई भी आ जाए तो हालत खराब हो जाएगी। अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं जोशी जी अच्छे रिपोर्टर हैं तभी तो इन्हें हेलीकॉप्टर नहीं मिला, वरना इन्हें भी हेलीकॉप्टर मिलता। नहीं मुझे मिला सर, मैंने आप ही ने दिखाया था वो हेलीकॉप्टर, मुझे दिया था आपने, जो जमीन पर जा रहा था, रोड शो हेलीकॉप्टर से हुआ था जो। हाँ वो विजुअल था, बार बार दिखाया कीजिए सर, बड़ा ही शानदार विजुअल है। प्रदीप बांबू जी लिख रहे हैं संदेश खाली का मुद्दा आर्टिफिशियल रूप से बनाया गया था, देश तो छोड़ो बंगाल के उसे लोकसभा में भी असर नहीं है। किरण जी का लिखना है कि अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलेगा क्या सर। ये हम पहले से कह चुके हैं कि जमानत तो देना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि चुनाव है तो इस वजह से समान अवसर के हिसाब से ये मिलना चाहिए अरविंद केजरीवाल को जमानत। और साथ साथ जमानत देने में नखरा भी दिखाया जा रहा है कि जमानत देंगे लेकिन मुख्यमंत्री किसका अधिकार वो अवेल नहीं कर सकते, साइन नहीं कर सकते। अरे मत दो जमानत, जनता ने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाया है, जनता ने अधिकार दिया, इस अधिकार को छीनने का हम किसी को अधिकार नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट हो या कोई हो, सुप्रीम कोर्ट विधायिका से बड़ी थोड़े है, या विधायिका भी, उसका एक बैलेंस है। सुप्रीम कोर्ट क्या मुख्यमंत्री का अधिकार छीनेगा? ये कौन सा जमाना आ गया है, कहां हम रह रहे हैं। और इस आलोचना को हम आलोचना के तौर पर कहेंगे, जिसको जो करना हो करें। और एक जी लिख रहे हैं कि मेरा वोट संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए, मैं राजकोट से। और संदेश खाली को तो राज्यपाल ही ले डूबे। एक रिपोर्ट के अनुसार 283 में से 183 पर इंडिया गठबंधन आगे है। और मकवाना अरविंद भाई लिख रहे हैं 4 जून मोदी की लोटिया डूबेगी।
सुशील विश्वकर्मा जी लिख रहे हैं, वॉशिंग मशीन कपड़े साफ करने की बजाय कपड़े फाड़ रहा है। और जोशी जी सच्चे पत्रकार हैं। एके जी, किरण जी नमस्ते, राकेश बड़ेरा जी नमस्ते बांट रहे हैं, राकेश भाई को भी नमस्कार कर रहे हैं। आपस में सब नमस्कार बांटते हुए इस तरह से नमस्कार बांटने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। और किरण जी का कहना है कि राहुल गांधी जी ने सही कहा था, वो रोएगा, ऐसा हो गया। अब राहुल गांधी जी अब नया क्या बोलते हैं मोदी पर। मंजुनाथ जोशी, विल कांग्रेस क्रॉस 130 सीट्स? देखिए, मैंने 135 का आकलन रखा है, जो 130 से ज्यादा होता है। आज के मोदी के भाषण सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि भारत के मतदाता किस तरह के इंसान को पीएम बनाया है। अशोक सक्सेना सत्यमेव जयते कह रहे हैं, I am that there is a channel now Bharat Times I am seeing on YouTube now that they are giving space to Congress। अच्छा, नव भारत टाइम्स मैंने टाइम्स नाउ की बात कर रहे हैं आप। गुजरात में राजपूत समाज, कोली समाज, माइनॉरिटी, एससी, मालधारी ने बम्पर वोटिंग किया है बीजेपी के खिलाफ। चुनाव निष्पक्ष हुआ तो बीजेपी का तंबू उड़ जाएगा, 15 से ज्यादा सीट इंडिया जीत सकता है। और डीजेडी लिख रहे हैं, जोशी जी नाइस रिपोर्टर। डीके जी का कहना है, मुझे मेरी माँ गंगा ने बुलाया। मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मोदी का तिलक 2 जून को होगा, 5 जून को विदाई होगी गाजे बाजे के साथ। सुपर लिख रहे हैं। नंदलाल जी लिख रहे हैं, प्रेम सर संदेश खाली से भाजपा जो संदेश देना चाहती थी वो संदेश खाली चला गया, तो जीतने का दावा भी खाली ही जाएगा। बिल्कुल। मंजुनाथ जोशी का कहना है, प्लीज एक्सप्लेन विल कांग्रेस क्रॉस 130 सीट्स? चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देते हैं कि कैसे 130 सीट से ज्यादा कांग्रेस को आएगी। भाई, कर्नाटक में कांग्रेस 20 सीट कम से कम जीतती दिख रही है। तेलंगाना में कांग्रेस 17 में आप 13, 14, 15 कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 13 ही सीट जीत रही है, 33 हो गया। महाराष्ट्र में कांग्रेस कम से कम 7 सीट जीत रही है, 7, 40 हो गया, कम से कम, ज्यादा भी आ सकता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस 3 सीट, 4 सीट कुछ भी जीत सकती है, 44 हो गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 4-5 सीट जीत सकती है, बराबरी का मुकाबला है, मैं बहुत ज्यादा आकलन नहीं कर रहा हूं, 4-5 सीट जीत सकती है, लगभग 48-49 पहुंच गए। राजस्थान में कांग्रेस 12 से 13 सीट जीत सकती है, और तो 12 करीब 60-62 सीट पहुंच गए हम। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 5 से 7 सीट जीत सकती है, 5 से, आप तो गिने हुए सीट्स हैं भाई, अमेठी, रायबरेली, मेरठ, सहारनपुर। मेरठ में कांग्रेस नहीं है, सहारनपुर है सर। मेरठ में कांग्रेस नहीं है। हाँ, सहारनपुर, फतेहपुर सीकरी है। हाँ, ठीक बोल रहे, फतेहपुर सीकरी, फिर कानपुर, इस तरह से 5 सीट 6 सीट तो दिख रहा है जो जीत रही है। और बाराबंकी भी 1 सीट है सर। हाँ, तो 62, हम 5 सीट भी जोड़ते हैं तो 62, 5, 67 हो जाता है। बिहार में कांग्रेस कम से कम 4 सीट जीत रही है, 67, 4, 71 हो जाता है। इसके बाद केरल में कांग्रेस करीब 18 सीट जीत सकती है, 20 में 18 जीत सकती है, तो 18 और जोड़ दिए तो कितना, भूल गए पिछला आंकड़ा मैंने क्या बोला था, 70 से ऊपर कुछ बोला था, लगभग 88, मान लीजिए 88, 90 यहाँ पहुंच गए। इसी तरीके से आप बाकी प्रदेशों में आई, कर्नाटक हमने नहीं जोड़ा, कर्नाटक नहीं जोड़ लिया था, कर्नाटक मैंने जोड़ लिया था। इसके आगे हिमाचल में 3 सीट जीत सकती है, उत्तराखंड में 2 सीट जीत सकती है, 2 सीट सर, 2 सीट उत्तराखंड में, 2 सीट जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, और बाकी 12 सीट करीब पंजाब में, और 7 सीट करीब 7 से 8 सीट करीब हरियाणा में, और 19 और 8, 27। हाँ, और उत्तराखंड में 2।
ये तो मोटा माटी आंकड़ा है। अभी ये कुछ कुल चीजें मिला के ऐसी हैं जो 90 हमने पहुंचा था और 27 इधर 120 हम जोड़ पा रहे हैं, जो वर्बल, चूंकि बहुत सारी नॉर्थ ईस्ट की सीटें नहीं आई, गोवा की सीटें नहीं आई, बहुत सारी इसमें छूट गई। 120 दिख रहा है, 130-35 पहुंचते हुए हम देखते हैं कि कांग्रेस को सर देखते इसमें हैं। हमने तमिलनाडु नहीं जोड़ा, तमिलनाडु में जो तमिलनाडु सीटें छोड़ हैं, दिया मैंने। है वो ना, वर्बल मैंने कहा ना, बहुत सारी आंध्र मिस्टेक्स हो प्रदेश गई। की एक सीट है कम से तो कम। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये 130 120 तो हमने जोड़ दिया, उसके आगे आप 15 और जोड़ लीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं। मोदी जी को कितने सीट मिलेगा? मोदी जी को 200 से प्लस माइनस सीट मिलेगा, ऐसा हमारा अंदाजा है। मोदी जी को नहीं सर, एनडीए को। चलिए, आप एनडीए को बोले, हमने बीजेपी को बोला। उनके सहयोगियों को कौन सी सीटें आने वाली हैं? हिंदू भाई योम तो कितना दिन बेवकूफ बनाएंगे मोदी का। चलिए, हम लोग की थोड़ी रफ्तार सुस्त हो गई है चर्चा करने की। मैं थोड़ा प्रियंका गांधी की बाइट को सुना करके जो अधूरा हमने छोड़ा था, मैं आता हूं। साल हो गए हैं हमारा पशु आपके खेत चल रहा है, इस समस्या को हल करने के लिए कुछ नहीं किया। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पूछो, हमारा पशु की समस्या खत्म कर दी थी कैसे? गौशालाएं बनाई अच्छी वाली, ऐसी नहीं जो यहाँ पे आपके यहाँ बनती हैं। अच्छी गौशालाएं बनाई, गौशालाओं से महिलाओं को रोजगार मिला। गोबर खरीदा, सरकार ने गोबर खरीदा ताकि गोबर गैस बना के आपको दे पाए। जब गोबर खरीदने लगे, लोगों ने आवारा पशु की देखभाल करनी शुरू की, क्योंकि उनकी आमदनी बन रही थी। समस्याओं का हल है। पेट्रोल डीजल का दाम इतना बढ़ चुका है, मिट्टी की तेल नहीं मिल रही है, चीनी नहीं मिल रही है, और मोदी जी की यह हिम्मत है कि मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि ये देश विकसित हो गया है, कि अर्थव्यवस्था मजबूत है, कि किसान खुशहाल है। कहाँ है खुशहाल किसान? दिखाओ मुझे। किसान रो रहा है किसान। उत्तर प्रदेश में मैं ऐसे किसानों के घर गई हूँ जिन्होंने आत्महत्या की है 1 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए। बड़े बड़े उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने माफ कर दिए हैं। किसान का 1 पैसा माफ नहीं किया। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। किसान के बच्चे मेहनत करते सेना में भर्ती होने के लिए क्या लाए? अग्निवीर ले आए। जो बच्चे 4 बजे सुबह दौड़ लगाते हैं, परिश्रम करते हैं। जोशी जी, इस भाषण में एक बात देख रहे हैं कि प्रियंका जी को जनता ही सपोर्ट कर रही है, ये भी मुद्दा है, ये भी मुद्दा है। पेपर लीक भी बोलिए। प्रियंका गांधी जी को प्रियंका गांधी जी को जनता ही बता रही है, ये भी मुद्दा है, ये भी मुद्दा है। ये जो स्थिति है, यही स्थिति बदलाव का संकेत दे रही है। ये प्रियंका गांधी दर्शाती है कि चुनाव जो है वो इस बार जनता ने कमांड अपने हाथ में ले ली है, और असल चुनाव जनता लड़ रही है। और जनता जो है जब चुनाव लड़ती है तो उसके परिणाम क्या होते हैं, इसकी कल्पना करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। मैं बार बार कहता हूं, 1977 में जो हुआ था वो इस बार भी दोहरा सकता है। इस बार भी वही संभावनाएं दिखती हैं, और जब आंधियां आती हैं तो बड़े बड़े दरख्त जो हैं तिनकों की तरह उड़ जाते हैं। सर जोशी जी, हमें हर चैनल पर हड़काया जाता है। प्रेम जी 4 जून को देख लूंगा, आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, ऐसा बोलते हैं। और मैं कहता हूं कि मुंह मैं दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा, और हर हाल में रहूंगा 4 जून में चैनल पर। और मेरा विश्वास और आपका विश्वास, कौन जीतता है वो देखेंगे, लेकिन हम इसी विश्वास के आधार पर बोलते हैं। जोशी जी, हम जानते हैं कि विपक्ष का संगठन नहीं है, बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जनता ही विपक्ष का संगठन बन चुकी है, मतदाता ही विपक्ष को चुनाव में जिता रहे हैं। अब ये विश्वास हमारा जीतता है या फिर हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, हम दोनों स्थिति के लिए तैयार हैं। जी जी, अब हमारे एक अभी मित्र हैं चैट बॉक्स में, वो लिख रहे थे जोशी जी बीजेपी के पीछे पड़े हुए हैं और हम बीजेपी के पीछे पड़े हुए हैं।
प्रभु मेरे पीछे मत पड़िए, और मैं भी बीजेपी के पीछे नहीं पड़ा हुआ हूं, क्योंकि ये शौक जो है वो दूसरे लोगों के, नवाबों के या जिनके हैं, सब जानते हैं। तो ये मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि मैं बीजेपी के पीछे नहीं पड़ा हुआ हूं, मैं तो भ्रष्ट लोगों के पीछे पड़ा हुआ हूं, जिन्होंने, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, जो फासिस्ट ताकतें हैं, जो इस देश को बर्बाद कर रही हैं। उसके पीछे सिर्फ एक जोशी नहीं, 1000 जोशी पड़े हुए हैं, 1000 किरण पड़ी हुई हैं या पड़े हुए हैं। तो ये आप सोचिए कि अरविंद त्यागी जी, आप भी उनके पीछे पड़े हुए हैं। आप देखिए यहाँ किरण जी पर कितनी हमारे साथ, महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दे रहे हैं। किरण जी का कहना है कि इतने चैनल देखता हूं, लेकिन ये चैनल घर जैसा लगता है। प्रेम जी, जोशी जी, नमस्कार। बहुत बहुत आभार किरण जी, आपका बहुत आभार। ये जो हमारी बातचीत है, हम ईमानदारी से बात करने की कोशिश करते हैं, और जो दिल में होता है, जो समझ में आता है, जो विश्लेषण हम कर पाते हैं, वो हम रखने की कोशिश करते हैं। सही गलत होना ये वक्त तय करता है, लेकिन हम चीजों को सामने रखने की ये कोशिश सवाल इंपॉर्टेंट है सर, IM डेट वाला, इसका जवाब दीजिए आप। ये अभी जो लिख रहे हैं कि कांग्रेस स्पोक्स पर्सन आर लीविंग पार्टी, ये इसी के बारे में बोल रहे हैं ना। आर दे सेंसिंग ब्राइट फ्यूचर इन बीजेपी? हाउ कुड दे ज्वाइन ए पार्टी विद टोटली अपोजिट आइडियोलॉजी? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देखिए, आपको ये नजर आता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जा रहे हैं, लेकिन आपको ये भी नजर आना चाहिए कि एक पोचिंग की जाती है, शिकार किया जाता है एक नैरेटिव खड़ा करने के लिए कि देखो हम आपके प्रवक्ता को भी उठा सकते हैं। तो उस शिकार में बहुत सारी चीजें आती हैं, डराना, लुभाना, और डर और लोभ दोनों से आदमी प्रभावित होता है। लोभ से भी होता है और डर से भी होता है। अरे सब महात्मा गांधी नहीं होते हैं कि सब कुछ त्याग करके खड़े हो। हम आप में से हम भी नहीं जानते कि हम डर से झुक जाएंगे कि लोभ से झुक जाएंगे। सामने परिस्थिति आएगी, पता नहीं, उसको अगर फेस कर लिया तब बाद में कहलाएगा कि नहीं हम ईमानदार थे, कि हमने उस समय अपने आप को बिकने से रोक दिया, डरने से रोक दिया। लेकिन रोक सकेंगे इसकी तो कोई गारंटी नहीं दे सकता ना, इस बात को समझिए। तो अभी जो राधिका खेड़ा जी गई, क्या स्टोरी सामने आई उनका? उन्होंने कांग्रेस सरकार में रहते हुए फायदा उठाने की कोशिश की थी। अपनी मम्मी की कंपनी के नाम पर बड़ा सा टेंडर ले लिया था अपनी सरकार में। अब उसका पैसा फंस गया बीजेपी सरकार आने के बाद, करोड़ों रुपए थे। अब राधिका खेड़ा जी के पास में ये बड़ा आसान तरीका लगा कि अब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाओ, कम से कम वो करोड़ों रुपए तो हमको वापस मिल जाएंगे। ये पूरी स्टोरी सामने है। तो हर के साथ कोई लोभ से टूटता है, कोई डर से टूटता है। तो हम ये देखें, पोचिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए शिकारी खड़ा है, वो कैसे भी शिकार करेगा। अब इसमें जो बच पाते हैं वो वास्तव में लड़े हैं, खड़े हैं, ऐसा मानना चाहिए। मैं थोड़ा अब शॉर्ट करूंगा, प्रतिक्रियाओं को शॉर्ट करता हूं। और जोशी जी आखिरी कमेंट एक दे दीजिए। सर मैं देखिए आखिरी कमेंट यही कहूंगा, हमारे बहुत सारे दर्शक कह रहे हैं कि आप सच्चे पत्रकार हैं, देशभक्त पत्रकार हैं, प्रणाम इंडिया सच्चा चैनल है और वो देश हित में लड़ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमारे परिवार जैसा है। तो निश्चित तौर पर हम आपकी इन बातों से, आपके इन कमेंट्स से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और देखिए हम किसी भी व्यक्ति विशेष के नहीं बल्कि विचारधारा के विरोधी हैं। और मैं महात्मा गांधी का अनुयायी हूँ। मैं एक सच्चा सनातनी हिंदू हूँ, ये मैं जानता हूँ। इसका सर्टिफिकेट देने की मुझे जरूरत नहीं है। और इसके नाते मैं सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहता हूँ। और प्रेम जी भी वो उन पत्रकारों में से हैं जो ना कभी कांग्रेस के हुए, ना कभी भारतीय जनता पार्टी के हुए, वो देश के हैं। और देश सबसे बड़ी चीज है, देश सर्वोपरि है। उस देश के लिए हम लोग हमेशा सच बोलते रहेंगे। उसके नुकसान हमें समय समय पर उठाने पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाने पड़े हैं। हम उन नुकसानों को बताकर हीरो नहीं बनना चाहते। वो हम ये मानते हैं कि ये नुकसान जो है हमारी
रीढ़ की हड्डी की वजह से हुए हैं। अगर इसमें हम रीढ़ की हड्डी की जगह रबड़ लगा लेते तो ये नुकसान नहीं होते हमको। तो ये सब है हमारा। आपसे बस यही विनम्र अनुरोध है कि अपना प्रेम, अपना समर्थन हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। और अगर आपने हमारे चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है तो आप चैनल की मेंबरशिप लीजिए। और एक मतलब आपका छोटा सा जो टोकन ऑफ लव है, योगदान है, वो चैनल को विस्तार देने में। शैलेंद्र शुक्ला जी ने तो फिगर ही रख दिया है जोशी जी, देखिए। हाँ सर, वो देखिए उन्होंने फिगर रख दिया है कि एनडीए 175, इंडिया 103, तो 301। तो 175 और 301 का मतलब आप समझ लीजिए, वही बात मैं कह रहा हूं। आप जब कह रहे थे 200 प्लस बीजेपी जा सकती है, आप बहुत सकुचा कर बोल रहे थे। इसका मतलब है कि इंडिया 2 और एनडीए 1 इस रेशियो में सीटें रहेंगी, ऐसा शैलेंद्र शुक्ला जी का आकलन है। संभव है सर, संभव है। जिस तरह से चल रहा है उस तरीके से देखिए, आपातकाल की परिस्थितियां जिन लोगों ने भोगी हैं, वो लोग जानते हैं कि ये दौर जो है आपातकाल से भी बदतर चल रहा है। तो असल तो वही बता सकते हैं जिन्होंने आपातकाल के देखिए, आपातकाल में कुछ चीजें बहुत अच्छी थी प्रेम जी। ट्रेन समय पर आती थी, कार्यालय में व्यक्ति जो है, कर्मचारी जो है वो समय पर मिलता था, चपरासी से लेकर अफसर तक समय पर मिलता था, रिश्वत नहीं ली जाती थी, और बहुत सारी चीजें अच्छी थी। तो ये तमाम सारे मतलब बहुत लेकिन एक चीज थी, तानाशाही, जिसको जनता ने बर्दाश्त नहीं किया। जोशी जी, तानाशाही को अब बर्दाश्त नहीं किया। जोशी जी, तालिबानी शासन में भी बहुत कुछ ऐसा ही होता है, रिश्वत नहीं लेते हैं, और तो थोड़े तालिबानी शासन का समर्थन किया जाएगा। जो गलत है उसको गलत तो बोलना ही होगा ना। यही तो हमने कहा सर, यही तो हमने कहा। अब मैं अशोक सक्सेना जी की बात को महत्वपूर्ण मानता हूं। वो कह रहे कि आंधी नहीं सुनामी है। अब प्रियंका जी ने चुनाव आंधी नहीं सुनामी में बदल दिया है। कहीं भाजपा 100 के भीतर न समेट दे प्रियंका गांधी। देखिए, हम लोग जो आकलन करते हैं वो इसको देख के करते हैं कि अरे नितिन गडकरी कैसे हार सकते हैं, है ना, इस तरह से आकलन करते हैं। बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है गुजरात में, कैसे हार जाएगी बीजेपी, ऐसे देखते हैं। हम एक चीज और है, क्षमा चाहूंगा टोक रहा हूं, हम लोग ईवीएम का जो मार्जिन है 5 to 10%, उसको भी मैथमेटिकल घटाकर बात करते हैं सर। हाँ, वो भी हम घटा लेते हैं। वोटिंग परसेंटेज को भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो ये होता है। लेकिन जब जनता ये सब नहीं देखती है, जनता तो राहुल गांधी को भी हरा देती है, वाजपेयी जी को भी हरा देती है, इंदिरा गांधी को भी हरा देती है, उनको गडकरी को भी हराने में टाइम नहीं लगेगा। तो जनता का एक मूड होता है, टेम्परामेंट होता है। इस बार सरकार के अगेंस्ट में है। अब किस हद तक अगेंस्ट में है, कितना गुस्सा है, वो वोट में दिखेगा। उस हिसाब से वो हवा चलेगी कि आंधी चलेगी कि सुनामी होगी, वो उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए आकलन हमारे इधर उधर होंगे, लेकिन दिशा उसकी सही रहेगी। दिशा हमारी आकलन की सही रहेगी कि बीजेपी गवर्नमेंट इज गोइंग आउट एंड ऑपोजिशन इज कमिंग इन, ये दिशा रहने वाली है। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देने का वक्त। आप सबका बहुत बहुत आभार। हरिशंकर जोशी जी और तमाम दर्शकों का हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।